आपके साथ मनोराज सक्सेना। ताबड़तोड़ ब्रेकिंग यानी बड़ी खबरों का रेला यहां पर होगा। शुरुआत भी कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों की पेशी आज होगी। 5 ट्रेनी एसआई की भी कोर्ट में आज पेशी होनी है। 7 आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका की आज पेशी होगी। ये दोनों ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। दोपहर बाद कोर्ट में एसओजी की टीम पेश करेगी और ये माना जा रहा है कि रिमांड को बढ़ाए जाने की मांग यहां पर एसओजी की टीम कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 7 आरोपी जिनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है, 5 तो एसआई ट्रेनी है और 2 जो है आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। बाबूलाल कटारा, जिससे 10 घंटे कल पूछताछ हुई थी आरपीएससी के अंदर, अजमेर के अंदर अधिकारियों की मौजूदगी में। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, आज कोर्ट में क्या कुछ होगा? क्या यह माना जाए कि रिमांड की अवधि को बढ़ाने की एसओजी की मांग होगी या फिर पूछताछ खत्म हो चुकी है? देखिए, आज रिमांड की अवधि खत्म होगी। सबसे पहले बाबूलाल कटारा, जिसको 7 दिन का रिमांड पर लिया गया था, बाबूलाल कटारा की आज दूसरी पेशी होगी कोर्ट में, क्योंकि 7 दिन के रिमांड की अवधि उनकी पूरी हो गई है। उसी तरफ रामूराम रायका और 5 ट्रेनी एसआई, उनके पहले 6 दिन का रिमांड लिया था, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया और फिर से 3 दिन के रिमांड पर एसओजी के द्वारा कोर्ट से लिया गया था। तो ऐसे में 5 ट्रेनी एसआई और रामूराम रायका, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर हैं, उनके दूसरी बार 3 दिन की रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है, जो आज पूरी होगी। ऐसे में उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहीं पर बाबूलाल कटारा, जो कि 7 दिन के रिमांड पर थे, उनकी पेशी भी आज कोर्ट में होनी है। तो भारी पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में ये पेशी आज यहाँ पर होगी। लेकिन उसके पहले कल रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को लेकर के एसओजी की टीम आरपीएससी पहुंची थी। वहां पर उनके लॉकर खंगाले गए और वहां पे उनके ऑफिसों की जांच की। बिल्कुल विष्णु, इन लोगों की गिरफ्तारी, इन लोगों की पूछताछ बहुत बहुत अहम है, चूंकि मास्टरमाइंड तक, हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश इन दोनों सदस्यों के जरिए ही होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रिमांड को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या ये मांग एसओजी की तरफ से होगी या पूछताछ लगभग हो चुकी है? जो जानकारी लेना चाहते थे एसओजी की टीम वो ले चुके हैं। विष्णु, देखिए, आज संभवतः फिर से एसओजी 10 दिन का रिमांड मांग सकती है और उसके बाद उनको रिमांड पर लिया भी जाएगा। संभवतः कम से कम 7 से 10 दिन का रिमांड आज एसओजी वापस से मांगेगी, ताकि वो गहनता से पूछताछ हो सके। क्योंकि एसओजी का कहना है कि ट्रेनी एसआई को लेकर क्या जानकारी, क्या उनकी भी रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग होगी? बिल्कुल, उनकी रिमांड भी एसओजी मांगेगी, लेकिन संभवतः हो सकता है कि जेल भी भेज दिया जाए। रिमांड तो पक्का मांगा जाएगा एसओजी की ओर से, क्योंकि काफी गंभीर मामला है, 2021 का मामला है। बिल्कुल विष्णु, नजर बना रखिएगा, जैसे कोर्ट में पेश होगी आपका रुख करेंगे। अपडेट के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अजमेर में सरादना बांगड़ ग्राम के पास मालगाड़ी को डिरेल करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। करीब 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में कर दी है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आरपीएफ की टीम भी पहुंची, जांच में जुटी हुई है। तथ्यों को ढूंढा जा रहा है, सबूतों को ढूंढा जा रहा है। वो टुकड़े भी रखे जा रहे हैं, जो टुकड़े बिखर गए थे 1 किलोमीटर दूर तक। दरअसल चूंकि 70 किलो वजनी सीमेंट के ये ब्लॉक है और ऐसे में अशोक हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक अशोक पहुंचा रहे हैं। अशोक, आपने कुछ देर पहले वहां मौजूद रेलवे अधिकारियों से भी बातचीत की थी, जो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, रेलवे अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रैक है ये गुड्स ट्रेन का है और मालगाड़ियां यहाँ से गुजरती है और अमूमन यहाँ से रोज हर 10 मिनट 15 मिनट में एक गाड़ी आती है और जाती है। इस ट्रैक पे अगर किसी तरह की घटना होती है तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। तो ये जो ब्लॉक है उसके पास जो है ये गैंगमैन और जो यहाँ के सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है किस तरह की जो ब्लॉक रखा गया उसके पीछे क्या मकसद था जो यहाँ आ रहा है, अब सबकी नोट की जा रही है। कौन कौन यहाँ आया था, कौन कौन नहीं आया था। ये जो जगह है वो बताया जा रहा है कि जो गांव है सरादना और बांगड़ के बीच में लाबाना, उसके पास ये गांव बताया जा रहा है, लेकिन आसपास का पूरा इलाका जो है वो खाली है। और ये जो पिलर है उसका जो मौका है वो 1000
13/23-24 है, जिसके बीच में इसको जो है हादसा को अंजाम देने का यहाँ पर प्रयास किया गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह का हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। आपको मौके के ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो चूरा है वो यहाँ पर ब्लॉक का हुआ था। ये जो बारीक बारीक कंकर जो है वो ये सीमेंट के हैं और यहाँ से जो है उस ब्लॉक को उठाकर करीब 70 किलो का जो ब्लॉक है उसको उठाकर ट्रैक पर रखा गया था। इसके पीछे क्या कारण है ये अभी जो है जांच का विषय है, लेकिन ये जो ब्लॉक है यहाँ से वो साइन होते हैं, एक रेलवे के अधिकारी को बेहतर तरीके से समझेंगे, उस पूरे टुकड़े को ट्रैक पर रख दिया गया। तो क्या साजिशन किया गया? अशोक, क्या मानती है रेलवे अधिकारी की जो टीम वहां पर पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए? और चूंकि जाहिर तौर पर ये वो लोग भी मान रहे हैं कि एक का काम नहीं हो सकता, इतना वजनी है अगर ये सीमेंट का टुकड़ा तो 4 से 5 लोग रहे होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि ये जो ब्लॉक है वो करीब 70 किलो के आसपास का है। ऐसे में इसको उठाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, करीब 2 से 3 या 5 व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जो जब ट्रैक जो है यहाँ से उठाकर ब्लॉक को जो इस पर रखा गया था, उसके बाद इसके जो चूरे हैं वो करीब 1 किलोमीटर आगे तक जो है देखने को मिलेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये ऐसे जो ट्रैक पर जो है वो अलग अलग स्थानों पर जो है मिले हैं और ये पूरे रास्ते पर इसी तरह के जो टुकड़े हैं आपको ये ट्रैक की पटरियां हैं, यहां पर दिखाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे सैकड़ों जो टुकड़े हैं वो चूरे होकर जो है इससे निकले हैं। और ये जो हिस्सा है वो किस मकसद से रखा गया और इसके पीछे क्या कारण था ये भी सोचने का और ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कानपुर में भी डेरेल की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है और माना जा रहा है कि उसमें आईएस का इन्वॉल्वमेंट है, यानी आतंकी साजिश थी। तो क्या कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां पर भी उभर रही है? क्या इसी तरह के तार यहां से भी आतंकी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस हादसे को अंजाम देने का प्रयास किया है तो उसके पीछे क्या मकसद था ये उसको नहीं मालूम है। मैं आपको बता दूं कि इसके पास ही जो है दूसरा ट्रैक है, वो जो पैसेंजर ट्रेन है उसका ट्रैक है और ये जो ट्रैक है वो जो है मालगाड़ी जाने का जो डीएफसीसी नेशनल कॉरिडोर है उसका ट्रैक है। तो या तो जो करने वाला है साजिशन, जिसने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, वो हो सकता है कि लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा हो या लूट के इरादे से इसको ट्रैक को जो है उस पे डिरेल करने का प्रयास किया। तो डिरेल की साजिश तो है अशोक, ये तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इस साजिश के पीछे के मकसद को समझने के लिए जांच का हमें आगे इंतजार करना होगा। अगली खबर मुंबई से, यहां पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक यामिनी जाधव ने मुंबई के भाई खला विधानसभा में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा, तो इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के नेताओं ने इस पर महायुति सरकार को घेर डाला है। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार ने स्कूल कॉलेज में बुर्का बंद किया था, अब उनके नेता ही बुर्का बांट रहे हैं। दरअसल यामिनी जाधव ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा, कहा कि महिलाएं इसमें अपने आप को सहज महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें महिलाएं सहज करें वो पहने, तो गलत क्या? सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। वो सोचती है उसकी नज़ाकत अगर हिजाब में है तो उसकी नज़ाकत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एरिया में इतनी लोग हिजाब में मैं देखती हूँ, तो ये मेरी एक पहल है उनकी तरफ, औरतों की तरफ, कि हाँ अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए। बहराइच से आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने एक और भेड़िए को पकड़ लिया है। अब तक कुल 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। एक भेड़िए की तलाश हालांकि अभी भी चल रही है। अब बहराइच के हरबख्श सिंहपुरवा गांव में जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। चौथा भेड़िया जब पकड़ा गया था, पिंजरे में कैद किया गया था 10 सितंबर 2024। आज का दिन, सुबह का दिन, मंगलवार सुबह, जब देखिए किस तरीके से हरबख्श सिंहपुरवा, ये गांव जहां पर आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि ये लीडर भेड़िया है। ये लीडर भेड़िया, 2 भेड़िए थे और इसमें से लीडर एक भेड़िया पकड़ा गया है, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। अब आखिरी भेड़िए को तलाश लगातार तेज हो गई है।
शिकंजे में बहराइच का एक और शैतान। 1 लाख से ज्यादा लोग इस भेड़िए की वजह से दहशत में थे और आखिरकार ये भेड़िया पकड़ लिया गया है। वन विभाग के ट्रैप में फंसा 5वां आदमखोर। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। लोगों की मदद से पकड़ा गया 5वां भेड़िया। 12 दिन बाद शिकंजे में आया नरभक्षी। अब छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग। बहराइच में दहशत का सबब बन चुके गैंग्स ऑफ भेड़िया का एक और शैतान वन विभाग के शिकंजे में आ गया। वन विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस गैंग का 5वां सदस्य है जिसने एक एक करके बहराइच के 10 लोगों को मौत की नींद सुलाया है। अब ये 5वां आदमखोर वन विभाग और गांव वालों की मदद से पिंजरे में कैद हो चुका है। पकड़ा था तो कुछ तो शंका मिटी और वह पकड़ जाए बस सारी शंका दूर हुई जाए। मतलब जो खतरा था धीरे धीरे टल रहा है। हाँ टल रहा है, नहीं बहुत खतरा रहा है। खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत खुश हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी भी आदमखोर दस्ते का एक और शिकारी बाकी है जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है। बीते 2 महीने से बहराइच में इन भेड़ियों की वजह से ऐसी दहशत है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। इन्हीं खूंखार भेड़ियों की वजह से बहराइच के कई परिवारों में मातम पसर गया। पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन चुके इन्हीं आदमखोरों को शिकंजे में कसने के लिए वन विभाग और गांव वालों ने जगह जगह ट्रैप लगा रखे हैं। लेकिन शातिर भेड़िए बार बार चकमा देकर शिकार को अंजाम देते रहे। लेकिन 28 अगस्त के बाद अब वन विभाग के पिंजरे में एक और नरभक्षी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये भेड़िए असल में कितने शातिर हो चुके हैं, इसे वन विभाग के अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िए हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ हाँ। यहाँ के बहराइच के अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। हाँ। यही वजह है कि वन विभाग की टीम जल्द से जल्द उस छठे दरिंदे को पकड़ना चाहती है जो अभी भी जंगलों में छिपा हुआ है। खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा में पीएम की पहली रैली 14 सितंबर को होगी। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पीएम की रैली होगी। हरियाणा में 6 रैलियां संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धुआंधार प्रचार करते हुए हरियाणा में भी अब नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब चुनाव प्रचार की कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। 14 सितंबर को पहली रैली होगी। चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र में ये पहली रैली शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। वहीं अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने जहां एक और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर चीन की तारीफ कर डाली, जिस पर देश की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी को एक बार फिर राहुल गांधी पर घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि आखिर राहुल को देश से नफरत क्यों है और चीन से इतना लगाव क्यों। राहुल गांधी के विदेश दौरों पर अक्सर सियासी बवाल खड़ा होता है।
उन पर आरोप लगता है कि वो विदेशी धरती पर अपने देश का अपमान करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग मंचों से कई मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। टेक्सास में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay, the West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने चीन की तारीफ कर दी। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर डाली। हर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी बयान दिया। कहा, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर एक विचारधारा का कब्जा है जो गंभीर समस्या है। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, you know, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, you know, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। लगातार तीसरी बार हार के बाद कांग्रेस और राहुल कुंठित हो चुके हैं। संघ के स्वयंसेवक एक क्षण देश को समर्पित कर देश का निर्माण करते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर तो वार पलटवार जारी है ही। सैम पित्रोदा के एक बयान पर भी खूब चर्चा हो रही है। राहुल की तारीफ करते हुए पित्रोदा ने कहा कि वे पप्पू नहीं हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। मिस्टर गांधी, राहुल गांधी's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सियासत गर्म है। चीन की तारीफ से लेकर आरएसएस पर हमले तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर तो रही है। बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान पर भी तंज कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के पास अलर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक आतंकियों की 5 साजिश के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान दहशत फैलाने के लिए हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के ठिकाने हैं। इसके अलावा आतंकी पुलिस के ठिकानों के साथ साथ कैलाश कुंड यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में शरीक हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर पूरी घाटी में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन ये खुशियां, चेहरों पर ये चमक, लोगों की बेफिक्री उनको नागवार गुजरती है, जो अपने जहन में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मंसूबे लिए इंसानियत के खिलाफ वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं।
जम्मू कश्मीर में चुनाव पर आतंकी साया। सियासी शख्सियतों को बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा बल पर हमले की आशंका। कैलाश कुंड यात्रा पर भी आतंकी साया। न्यूज 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें दहशतगर्दों से खतरे के 5 अलर्ट जारी किए गए। घाटी में चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस, सेना, मिलिट्री इंटेलिजेंस, अर्धसैनिक बल सभी हाई अलर्ट पर हैं और इसी की वजह से खुफिया अलर्ट आया कि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाने की कोशिश में दहशत फैलाने के आतंकियों के कुछ बड़े प्लान हैं। ये बहुत ही खास इनपुट है जिसमें अलर्ट जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर बड़े आतंकी हमले किए जा सकते हैं। आगामी कैलाश कुंड यात्रा को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया। आतंकी जम्मू कश्मीर चुनावों में फैला सकते हैं बड़ी गड़बड़ी। राजनीतिक पार्टियों के वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकी चुनावों के मद्देनजर बड़ी तबाही फैला सकते हैं। सुरक्षा फोर्स, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। हालांकि खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद है और हमारे सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद है। अभी कुछ घंटे पहले नौशेरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया जिनके पास बड़ी संख्या में हथियार मिले। जाहिर है इनका मकसद भी वही था, घाटी में दहशत पैदा करना ताकि चुनाव पर असर पड़ सके। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगली खबर कोटा से है। यहां पर रिश्वत के मामले में चेचट तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसीबी की टीम तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ साथ तहसील कार्यालय के दस्तावेजों को भी खंगाला जा सकता है। कल एसीबी ने 5,000 की रिश्वत के साथ ईमिज संचालक हरीश मंडोत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने शिकायत की थी कि रजिस्ट्री करवाने के एवज में तहसीलदार चेचट के लिए आरोपी ईमिज संचालक 60,000 रिश्वत की मांग कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब एसीबी आरोपी ईमिट संचालक को कोर्ट में पेश करेगी और मामले की तह तक जाएगी। करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7,000 रुपये की डिमांड करी थी और 5,000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ई मित्र संचालक से अब पूछताछ के दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एसीबी की टीम अब जल्द ही तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है और तहसील कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल सकती है। बड़ा सवाल कि ई मित्र संचालक रजिस्ट्री के नाम पर और तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने के नाम पर क्यों और कैसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। हालांकि एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल अब एसीबी की टीम द्वारा जल्दी तहसीलदार से भी पूछताछ की जा सकती है और माना जा रहा है कि इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी अब लटकी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।